नमस्कार। पाठ्यक्रम के दूसरे दिन आपका स्वागत है। आज हम ग्रह और राशि के मध्य के संबंधों पर चर्चा करेंगे। किसी ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ क्या संबंध है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही भावों के वर्गीकरण और उनकी शुभाशुभता, ग्रहों की शुभाशुभता, भावेशों की शुभाशुभता के बारे में भी जानेंगे। पहले दिन हमने जाना कि जन्मपत्रिका के 3 घटक राशि, ग्रह और भाव होते हैं। ये तीनों घटक अलग अलग नहीं हैं, वरन परस्पर संबंधित हैं। राशि ग्रहों से संबंधित है, ग्रह भावों से संबंधित है। राशि और भाव ये भी परस्पर संबंधित हैं और इनके आपसी संबंध फलों को प्रभावित करते हैं। यहां संबंध शब्द सामान्य अर्थों में है। ज्योतिष में संबंध का विशेष अर्थ भी होता है, जिसकी चर्चा कल की जाएगी। जहां तक राशि और ग्रहों के मध्य संबंधों का प्रश्न है, तो ये 3 तरह के संबंध हैं। राशि स्वामित्व का संबंध, उच्च नीच आदि का संबंध, मित्रता और शत्रुता का संबंध। सबसे पहले राशि स्वामित्व यानी राशि ओनरशिप की बात करते हैं। 12 राशियों पर 7 ग्रहों का स्वामित्व है, यानी हर राशि किसी न किसी ग्रह के स्वामित्व के अंतर्गत आती है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति यानी जुपिटर, मकर और कुंभ राशियों का स्वामी शनि और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। इसे ग्रहों की दृष्टि से देखें तो सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, गुरु की राशियां हैं धनु और मीन, शुक्र की राशियां हैं वृषभ और तुला और शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां हैं, जबकि पंचतारा ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं। अब ये पंचतारा ग्रह कौन से हैं? जो 5 ग्रह आकाश में तारे की भांति दिखाई देते हैं, उन्हें पंचतारा ग्रह कहते हैं। ये 5 ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यानी सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी 5 ग्रह पंचतारा ग्रह के रूप में हैं, क्योंकि ये तारे के रूप में दिखाई देते हैं। 5 ग्रहों को 2-2 राशियां आवंटित की गई हैं। मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन और कन्या, गुरु को धनु और मीन, शुक्र को वृषभ और तुला और शनि को मकर और कुंभ। सामान्य रूप से राहु और केतु को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है, हालांकि कुछ विद्वानों ने इन्हें एक एक राशि दी है। जैमिनी ज्योतिष में राहु की कुंभ राशि और केतु की वृश्चिक राशि बताई गई है। यह शनिवत राहु और कुजवत केतु की उक्ति की भी पुष्टि करता है। फल ज्योतिष का सिद्धांत है कि राहु के फल शनि के समान और केतु के फल कुज यानी मंगल के समान होते हैं। इसलिए राहु का शनि की एक राशि कुंभ पर स्वामित्व माना गया है, तो वहीं मंगल की राशि वृश्चिक पर केतु का स्वामित्व माना गया है। कुछ विद्वानों ने राहु के स्वामित्व में बुध की राशियां कन्या या मिथुन को शामिल किया है, तो वहीं केतु के स्वामित्व में गुरु की धनु या मीन राशि को शामिल किया है। आधुनिक ज्योतिष में जैमिनी के मत को अधिक मान्यता दी जाती है, जिसमें राहु की राशि कुंभ और केतु की राशि वृश्चिक है। ग्रहों को ये राशियां किस प्रकार आवंटित की गई हैं, यह हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। यह हमारे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में विस्तार से बताया गया है। पाठ्यक्रम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि ग्रह अपनी राशि में स्थित हो तो उसे स्वराशिस्थ कहते हैं। स्वराशिस्थ या स्वक्षेत्रीय ग्रह तुलनात्मक रूप से अच्छा फल देता है। ग्रहों का राशियों से दूसरा संबंध है उच्च और नीच का। ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और ठीक उससे 7वीं राशि में नीच का होता है। यानी जिस राशि में वह उच्च का होता है, उससे 7वीं राशि में वह नीच राशि का माना जाता है।
उच्च राशिस्थ ग्रह को अंग्रेजी में एग्जॉल्टेड प्लैनेट कहते हैं और नीच राशिस्थ ग्रह को अंग्रेजी में डिबिलिएटेड प्लैनेट कहते हैं। उच्च राशि में ग्रह अच्छे फल देता है और नीच राशि में ग्रह प्राय अच्छे फल देने में असमर्थ होता है। उच्च और स्वय राशि में ग्रह बली माना जाता है और नीच राशि में ग्रह को निर्बल मानते हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष है तो उससे सातवीं राशि यानी तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। इस प्रकार सूर्य मंगल की राशि मेष में उच्च राशि का होता है और शुक्र की राशि तुला में नीच राशि का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का और उससे सातवीं राशि वृश्चिक में नीच का होता है। मंगल की उच्च राशि मकर और उससे सातवीं राशि कर्क नीच राशि होती है। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च का होता है और चंद्रमा की राशि कर्क में नीच का होता है। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है जो कि उसकी अपनी ही राशि है। उससे सातवीं राशि यानी मीन राशि में बुध नीच का होता है। अगला ग्रह है गुरु जिसकी उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि है तो उससे सातवीं राशि मकर गुरु की नीच राशि है। शुक्र की उच्च राशि मीन है तो उसकी नीच राशि बुध की कन्या है। शनि की उच्च राशि तुला है तो उसकी नीच राशि मेष है। सूर्य और शनि में उच्च और नीच राशियों में परस्पर विपरीत स्थिति है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। दूसरी ओर शनि तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। यानी सूर्य जिस राशि में उच्च का है उस मेष राशि में शनि नीच का होता है। इसके विपरीत शनि जिस राशि तुला में उच्च का होता है सूर्य उस राशि में नीच का होता है। इस प्रकार की स्थिति मंगल और गुरु के संबंध में है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है जो कि गुरु की नीच राशि है और गुरु की उच्च राशि कर्क मंगल की नीच राशि है। बुध और शुक्र में भी यह संबंध देखा जा सकता है। बुध की उच्च राशि कन्या शुक्र की नीच राशि है और शुक्र की उच्च राशि मीन बुध की नीच राशि है। उच्च राशियों में ग्रह किसी अंश विशेष पर परम उच्च होता है जिसे परमोच्चांश कहते हैं। सूर्य की मेष राशि उच्च राशि है और इस राशि में वह जब 10 अंश पर होता है तब वह परमोच्चांश पर होता है। यहां 10 अंश का अर्थ है 10वां अंश या डिग्री, यानी 9 अंश एक कला से लेकर 10 अंश तक 60 कला तक की दूरी में वह परमोच्चांश होगा। एक अंश में 60 कलाएं होती हैं और एक कला में 60 विकलाएं होती हैं। अंग्रेजी में अंश को आर्क डिग्री, कला को आर्क मिनट और विकला को आर्क सेकंड कहते हैं। संक्षेप में इन्हें डिग्री, मिनट और सेकंड कहते हैं। संस्कृत में ये ही अंश, कला और विकला हैं। यदि किसी जनपत्रिका में सूर्य मेष राशि में 9 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में है तो वह परमोच्चांश पर माना जाएगा। ग्रह की परमोच्चांश स्थिति सर्वाधिक सुफलप्रद होती है। ग्रह जिस अंश पर परमोच्चांश में होता है उससे ठीक 180 अंश पर वह परम नीचांश में होता है। दूसरे शब्दों में से इस तरह भी कहा जा सकता है कि ग्रह जिस राशि और अंश पर परमोच्चांश में होता है उससे 7वीं राशि और उतने ही अंश पर परम नीचांश में होता है। इस तरह सूर्य मेष राशि से 7वीं राशि यानी तुला में 10 अंश पर परम नीचांश होगा। जहां तक चंद्रमा का प्रश्न है तो वह अपनी उच्च राशि वृषभ में 3 अंश पर परमोच्चांश में होता है और उससे 7वीं राशि वृश्चिक में 3 अंश पर परम नीचांश में होता है। इस तरह चंद्रमा का परमोच्चांश वृषभ राशि में 3 अंश है और परम नीचांश वृश्चिक राशि में 3 अंश है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल की उच्च राशि है मकर और इस राशि में वह 28 अंश पर परमोच्चांश होता है। मंगल की नीच राशि है कर्क और उसमें वह इतने ही अंश यानी 28 अंश पर परम नीचांश होता है।
बुध कन्या राशि में 15 अंश पर परमोच्चांश तथा उससे 7वीं राशि मीन में 15 अंश पर परम नीचांश होता है। इसी प्रकार गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर परमोच्चांश और मकर राशि में 5 अंश पर परम नीचांश होता है। शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर परमोच्चांश और कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीचांश होता है। जहां तक शनि का संबंध है तो वह तुला राशि में 20 अंश पर परमोच्चांश और मेष राशि में 20 अंश पर परम नीचांश होता है। यहां ध्यान रहे कि ग्रह अपनी उच्च राशि में ही परमोच्चांश होता है और अपनी नीच राशि में ही वह परम नीचांश होता है। परमोच्चांश से ठीक 180 अंश पर वह परम नीचांश होता है। वह जितने अंश पर अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश होता है उतने ही अंशों पर वह अपनी नीच राशि में परम नीचांश होता है। सूर्य के लिए ये अंश 10 अंश, चंद्रमा के लिए 3, मंगल के लिए 28, बुध के लिए 15, गुरु के लिए 5 और शुक्र के लिए 27 अंश और शनि के लिए 20 अंश होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु केतु किन किन राशियों में उच्च या नीच होते हैं। तो इस संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का और धनु राशि में नीच का होता है। वहीं दूसरे कुछ विद्वान कहते हैं कि राहु की उच्च राशि वृषभ और नीच राशि वृश्चिक होती है। केतु के संबंध में भी प्रमुख रूप से 2 मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का होता है। यह उन लोगों की मान्यता है जो राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और धनु राशि में नीच का मानते हैं। जो लोग राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं, वे केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का और वृषभ राशि में नीच का मानते हैं। किसी भी ग्रंथ में राहु और केतु के परमोच्चांश या परम नीचांश नहीं दिए हैं। व्यवहार में राहु और केतु के संबंध में उच्च नीच का भी बहुत प्रचलन नहीं है। ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि के बारे में हमने अब तक चर्चा की है। इसके अलावा ग्रहों की एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है। मूल त्रिकोण राशि में गया हुआ ग्रह भी बली माना जाता है और तुलनात्मक रूप से अधिक शुभ फल देने में समर्थ होता है। परमोच्चांश पर ग्रह को की शुभ फल देने की सामर्थ्य 100% मानी जा सकती है, तो वहीं अपनी उच्च राशि में उसकी अच्छे फल देने की सामर्थ्य 90% होती है। मूल त्रिकोण राशि में वह 75% शुभ फल देने में समर्थ होता है और स्वराशि में वह 50% शुभ फल देने की सामर्थ्य रखता है। नीच राशि में वह केवल 6.25% शुभ फल देने की सामर्थ्य रखता है, परंतु परम नीचांश पर उसकी शुभ फल देने की सामर्थ्य लगभग 0 रहती है। इस प्रकार ग्रह के सर्वाधिक शुभ फल परमोच्चांश पर, उसके बाद उच्च राशि में, उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में मिलते हैं। स्वराशि में भी वह शुभ फल देने की सामर्थ्य रखता है, परंतु नीच राशि एवं परम नीचांश पर उसकी शुभ फल देने की सामर्थ्य कम हो जाती है। चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों में मूल त्रिकोणस्थ होते हैं। सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरु धनु राशि में, शुक्र तुला राशि में और शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोणस्थ होते हैं। दूसरे शब्दों में ये राशियां इन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां भी हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में मूल त्रिकोण का होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कब मूल त्रिकोण का होता है और कब स्व या उच्च का होता है। इसका निर्धारण कैसे होगा? बुध के संबंध में तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि बुध की स्व राशि भी है, उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। वस्तुतः यह अंशात्मक आधार पर निर्धारित होता है। सूर्य यदि सिंह राशि में आरंभ के 20 अंशों तक हो तो वह मूल त्रिकोणस्थ माना जाता है और उसके बाद वह स्वराशिस्थ माना जाता है। यानी 0 से लेकर 20 अंश तक का सूर्य मूल त्रिकोण का और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक का सूर्य स्वराशि का होता है। इसी प्रकार वृषभ राशि में 0 से 3 अंश तक चंद्रमा उच्च राशिस्थ
और उसके बाद वह मूल त्रिकोणस्थ माना जाता है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, जिसमें वह 0 से 12 अंश तक मूल त्रिकोण का माना जाता है और 12 अंश से 30 अंश तक वह स्वराशिस्थ होता है। अब आते हैं बुध पर। बुध के लिए कन्या, स्वराशि, उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि तीनों ही है। बुध कन्या राशि में 0 से 15 अंश तक उच्च राशि में, यानी आरंभ में वह उच्च राशि में, 15 से 25 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में और 25 से 30 अंश तक वह स्वराशि में माना जाता है। गुरु धनु राशि में 0 से 20 अंश तक हो तो मूल त्रिकोण का होता है और धनु राशि में वह 20 अंश से 30 अंश तक हो तो वह स्वराशिस्थ होगा। जहां तक शुक्र का प्रश्न है तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, जिसमें आरंभ से 20 अंश तक वह मूल त्रिकोणस्थ ही होता है और उसके बाद वह स्वराशिस्थ होता है। शनि की कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि में आरंभ के 20 अंश तक वह मूल त्रिकोण का और उसके बाद स्वराशि का होता है। यहां ध्यान दें कि सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशियों में आरंभ से 20 अंशों तक मूल त्रिकोणस्थ और उसके बाद स्वराशिस्थ होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ होता है, उससे पहले वह उच्च राशिस्थ होता है। मंगल के लिए मूल त्रिकोण का अंश आरंभ से 12 अंश तक है, यानी मेष राशि में वह शुरू के 12 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ होता है और उसके बाद वह स्वराशिस्थ होता है। कन्या राशि में बुध 0 से 15 अंश तक उच्च राशि का, 15 से 25 अंश तक मूल त्रिकोण और उसके बाद स्वराशिस्थ होता है। जहां तक राहु केतु का प्रश्न है तो कुछ विद्वानों ने राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ और केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह मानी है। हालांकि इस मत का आधुनिक ज्योतिष में बहुत अधिक प्रचलन नहीं है। ग्रह फल देने में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि में अंतर करता है। स्वराशि उसके लिए अपना घर है। जैसे व्यक्ति अपने घर में निश्चिंत होता है और बली होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रह भी अपनी अपनी राशियों में निश्चिंत और बली होते हैं। उनके लिए मूल त्रिकोण राशि ठीक उसी प्रकार है जैसे व्यक्ति अपने ऑफिस में आचरण करता है, यानी कि नियमों के अनुसार यदि कोई शुभ फल दे है तो वह प्रदान करता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं है। ग्रह के लिए उच्च राशि वह स्थान है जहां वह सर्वाधिक खुश रहता है, जहां नियम के अनुसार जो मिल रहा होता है वह तो मिलेगा ही, इसके अलावा ग्रह अपनी तरफ से भी कुछ शुभ फल देता है। आधुनिक ज्योतिष में मोटे तौर पर इन तीनों राशियों में ग्रह को शुभ फलदायक माना जाता है। राशि स्वामित्व तो उच्च नीच के अलावा ग्रह और राशियों के मध्य मित्रता और शत्रुता का भी संबंध है। इसी मित्रता और शत्रुता के आधार पर ही ग्रहों की मित्रता शत्रुता निर्धारित होती है। ग्रह का राशियों से मित्रता का संबंध एक सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र को ध्यान से सुनिए। ग्रह उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि से और उससे 2, 4, 5, 8, 9 और 12वीं राशि से मित्रता रखता है। ग्रह उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि से और उससे 2, 4, 5, 8, 9 और 12वीं राशि से मित्रता रखता है। स्वराशि को छोड़कर शेष राशियों से उसका शत्रुता का संबंध होता है। दोबारा से सुने, ग्रह की उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशियां तो हैं ही, इसके अलावा उसकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 12वीं राशियां मित्र राशियां होती हैं। शेष राशियां शत्रु राशियां होती हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। इस तरह सिंह राशि से दूसरी राशि कन्या, चौथी राशि वृश्चिक, 5वीं राशि धनु, 8वीं राशि मीन, 9वीं राशि मेष और 12वीं राशि कर्क मित्र राशियां हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है। वृषभ से दूसरी राशि मिथुन,
चौथी राशि सिंह, पांचवी राशि कन्या, आठवीं राशि धनु, नौवीं राशि मकर और 12वीं राशि मेष राशि होती हैं। ये सभी मित्र राशियां हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। इस तरह मेष से दूसरी राशि वृषभ, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह, आठवीं राशि वृश्चिक, नवीं राशि धनु और 12वीं राशि मीन उसकी मित्र राशियां हैं। ध्यान रहे, कर्क राशि उसकी नीच राशि है, फिर भी वह मित्र राशि है और इसी आधार पर चंद्रमा मंगल का मित्र माना जाता है। अब आते हैं बुध पर। बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या। कन्या से दूसरी राशि तुला, चौथी राशि धनु, पांचवी राशि मकर, आठवीं राशि मेष, नौवीं राशि वृषभ और 12वीं राशि सिंह मित्र राशि हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु। धनु से दूसरी राशि मकर, चौथी राशि मीन, पांचवी राशि मेष, आठवीं राशि कर्क, नवीं राशि सिंह और 12वीं राशि वृश्चिक मित्र राशियां हैं। गुरु मकर राशि में नीच का होता है, परंतु मकर राशि उसके लिए मित्र राशि भी है। यही कारण है कि मकर राशिस्थ गुरु नीच राशि के समान बहुत अधिक खराब नहीं होता। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। इस तरह तुला से दूसरी राशि वृश्चिक, चौथी राशि मकर, पांचवी राशि कुंभ, आठवीं राशि वृषभ, नवीं राशि मिथुन और 12वीं राशि कन्या मित्र राशि हैं। हालांकि कन्या शुक्र की नीच राशि है, परंतु वह मित्र राशि भी है, इसलिए कन्या का शुक्र भी तुलनात्मक रूप से कम अशुभ फलप्रद होता है। जहां तक शनि का संबंध है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से दूसरी राशि मीन, चौथी राशि वृषभ, पांचवी राशि मिथुन, आठवीं राशि कन्या, नौवीं राशि तुला और 12वीं राशि मकर मित्र राशियां हैं। स्वय राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और मित्र राशियों को छोड़कर शेष राशियां ग्रह की शत्रु राशि होती हैं। ग्रह की मित्र राशि और शत्रु राशि के आधार पर ही उनके स्वामित्व के साथ उसका मित्र, शत्रु या सम का संबंध होता है। इस संबंध में आगे इसी क्लास में चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मित्र राशियों में स्थित ग्रह कितना शुभ फलदायी होता है और शत्रु राशियों में वह कितना अशुभ फलदायी होता है। मित्र राशि में वह ग्रह 25% शुभ फल देने की सामर्थ्य रखता है, जबकि शत्रु राशि में 12.5% सामर्थ्य ही उसकी शुभ फल देने की रह जाती है। यानी वह शुभ फल तो देता है परंतु बहुत ही कम देता है। इसलिए ज्योतिष के ग्रंथों में ग्रह के शुभ फल देने की स्थिति उसके उच्च, मूल त्रिकोण या स्वय अथवा मित्र राशियों में ही बताई गई है। वहीं यह भी कहा जाता है कि ग्रह तब शुभ फल देता है जब वह शत्रु राशि या नीच राशि में ना हो। इस संबंध में परमोच्चांश स्थिति सर्वाधिक शुभ है, क्योंकि उसमें ग्रह अपनी पूरी सामर्थ्य से शुभ फल देता है। उच्च राशि में उसकी सामर्थ्य 90% रहती है और मूल त्रिकोण राशि में उसकी शुभ फल देने की सामर्थ्य 75% होती है। स्वय राशि में 50% यानी आधी, मित्र राशि में उससे आधी यानी 25% यानी 1/4 और शत्रु राशि में उससे भी आधी यानी 12.5% रह जाती है। नीच राशि में शत्रु राशि से भी आधी यानी 6.25% सामर्थ्य रह जाती है। परम नीचांश में किसी ग्रह से शुभ फल देने की आशा नहीं की जानी चाहिए। वह लगभग ना के बराबर ही शुभ फल देने में समर्थ होता है। तो यह रही बात ग्रहों की उच्च, मूल त्रिकोण, स्वय, शत्रु, मित्र आदि राशियों की। अब इस तरह हमने ग्रह और राशियों के संबंधों के बारे में जाना। अब हम एक ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ क्या संबंध होता है इसकी चर्चा करेंगे। ग्रह का किसी भी अन्य ग्रह के साथ मित्रता का, शत्रुता का और समता का संबंध होता है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे नैसर्गिक ग्रह मैत्री कहा गया है। एक प्रकार से ये ग्रहों के आपस में नैसर्गिक या स्थायी संबंध हैं जो 3 प्रकार के हो सकते हैं: मित्र संबंध, शत्रु संबंध और सम संबंध। ये संबंध मूलतः राशियों पर आधारित हैं।
ग्रह का जिस राशि से मित्रता का संबंध है उस राशि के स्वामी से भी मित्रता का संबंध होता है, और जिस राशि से शत्रुता का संबंध होता है तो उसके स्वामी से भी शत्रुता का ही संबंध होता है। यानी ग्रहों के आपसी संबंधों को निर्धारित करते हैं ग्रहों के राशि संबंध। जैसा कि हम जानते हैं ग्रह की उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि, और उस मूल त्रिकोण राशि से दूसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, नौवीं और 12वीं राशियां मित्र राशियां होती हैं। स्वयं राशि एवं मित्र राशियों के अलावा अन्य राशियां शत्रु राशियां होती हैं। क्योंकि पंचतारा ग्रहों की दो दो राशियां हैं तो उनके साथ जो संबंध बनता है वह दोनों राशियों के आधार पर बनता है। यदि कोई ग्रह पंचतारा ग्रह की दोनों राशियों से मित्रता का संबंध रखता है तब ही वह मित्र होगा। यदि एक राशि से मित्रता का और दूसरी राशि से शत्रुता का संबंध रखता है तो उस ग्रह से उसके समता के संबंध होंगे। यानी उसकी एक राशि में वह मित्र के समान फल देगा और दूसरी राशि में शत्रु के समान फल देगा। या उसका आशय यह नहीं है कि वह ग्रह ना तो मित्र है और ना शत्रु, जैसा कि सामान्य रूप से बताया जाता है। यदि किसी ग्रह की दोनों राशियों से किसी अन्य ग्रह का शत्रुता का संबंध है तो उस ग्रह के साथ भी शत्रुता का ही संबंध होगा। अब एक एक करके ग्रहों के साथ संबंधों की चर्चा करते हैं। सूर्य के लिए चंद्रमा की कर्क राशि मित्र राशि है, क्योंकि वह उसकी मूल त्रिकोण राशि सिंह से 12वीं राशि है, इसलिए सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, इसलिए मित्र राशि हुई। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से चौथी राशि है, इसलिए यह भी मित्र राशि हुई। चूंकि मंगल की दोनों राशियां मित्र हैं, इसलिए सूर्य का मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। अब आते हैं बुध की राशियों पर। बुध की मिथुन राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से 11वीं राशि है, इस तरह यह सूर्य की शत्रु राशि हुई। बुध की दूसरी राशि कन्या सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से दूसरी राशि है, इसलिए कन्या राशि सूर्य की मित्र राशि है। चूंकि सूर्य के लिए बुध की मिथुन राशि शत्रु राशि है और कन्या राशि मित्र राशि है, इसलिए सूर्य बुध को समग्रह मानता है। यानी सूर्य और बुध का संबंध समता का है। यहां ध्यान रहे कि सूर्य मिथुन राशि में और कन्या राशि में समान फल नहीं देगा। मिथुन राशि की तुलना में कन्या राशि में वह शुभ फल देने की सामर्थ्य अधिक रखता है, क्योंकि वह उसकी मित्र राशि है। अब गुरु के साथ सूर्य के संबंधों का निर्धारण करते हैं। गुरु की राशि धनु सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से 5वीं राशि है, इस तरह वह मित्र राशि हुई। गुरु की दूसरी राशि मीन सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से 8वीं राशि है, इसलिए यह राशि भी मित्र हुई। अब चूंकि गुरु की दोनों राशियां सूर्य की मित्र राशियां हैं, इसलिए सूर्य का गुरु के साथ मित्रता का संबंध होगा। शुक्र की राशि तुला सिंह से तीसरी राशि है और वृषभ 10वीं राशि है। इस तरह दोनों ही राशियां सूर्य की शत्रु राशियां हैं, इसलिए सूर्य का शुक्र के साथ शत्रुता का संबंध होगा। अब आते हैं शनि पर। शनि की मकर राशि सिंह से 6वीं राशि और कुंभ 7वीं राशि है। इस तरह दोनों ही सूर्य की शत्रु राशियां हैं, इसलिए सूर्य का शनि के साथ शत्रुता का संबंध होता है। इस प्रकार चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र हैं, शुक्र और शनि शत्रु हैं और बुध सम है, क्योंकि सूर्य के लिए मिथुन शत्रु राशि है और कन्या मित्र राशि है। इसी तरह अब चंद्रमा के संबंधों का भी निर्धारण करते हैं। चंद्रमा की उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि वृषभ है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की दूसरी राशि तुला वृषभ से 6वीं राशि है, इस तरह वह शत्रु राशि है। इस प्रकार
चंद्रमा के लिए शुक्र समग्रह है। सूर्य की राशि सिंह चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ से चौथी है, इसलिए मित्र राशि है। फलतः सूर्य भी चंद्रमा का मित्र हुआ। मंगल की मेष राशि वृषभ से 12वीं राशि है, जो कि मित्र है, और वृश्चिक राशि 7वीं राशि है, जो कि शत्रु राशि होगी। इस तरह चंद्रमा के लिए मंगल समग्रह है। यहां तक बुध की बात करें तो उसकी मिथुन राशि वृषभ से दूसरी और कन्या राशि वृषभ से 5वीं राशि है, यानी दोनों मित्र हैं, इसलिए बुध भी चंद्रमा का मित्र होगा। गुरु की राशि धनु वृषभ से 8वीं राशि है। मीन राशि वृषभ से 11वीं राशि है। इस तरह धनु राशि मित्र और मीन राशि शत्रु है, इसलिए गुरु चंद्रमा के लिए समग्रह है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ से शनि की राशि मकर 9वीं और कुंभ 10वीं राशि है, यानी कि एक मित्र है और दूसरी शत्रु है। इस तरह शनि के साथ भी चंद्रमा का सम संबंध होगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहें तो चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध मित्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम होते हैं। इसके लिए कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। जहां तक मंगल का प्रश्न है तो कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष से चौथी, 5वीं, 9वीं और 12वीं राशि होने से इनके स्वामी सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र होंगे। शुक्र की वृषभ राशि मित्र और तुला राशि मेष से 7वीं होने के कारण शत्रु राशि है, इसलिए मंगल के लिए शुक्र समग्रह है। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च का होता है, परंतु उसकी दूसरी राशि कुंभ मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष से 11वीं होने के कारण शत्रु है। इस तरह शनि समग्रह हुआ। बुध की राशि मिथुन और कन्या दोनों ही मंगल की मित्र राशियां नहीं हैं, इसलिए मंगल के लिए बुध शत्रु ग्रह है। इस प्रकार मंगल के लिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु मित्र, शुक्र और शनि सम और बुध शत्रु ग्रह है। अब आते हैं बुध पर। बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या। सूर्य की राशि सिंह, उससे 12वीं राशि होने के कारण वह मित्र है, और चंद्रमा की राशि 11वीं है, इसलिए चंद्रमा शत्रु है। मंगल की राशि मेष 8वीं और वृश्चिक तीसरी राशि है। इस तरह एक मित्र है और एक शत्रु है, इसलिए बुध के लिए मंगल सम हुआ। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या से गुरु की राशि धनु चौथी और मीन 7वीं है, यानी एक मित्र है और एक शत्रु है। इस तरह बुध के लिए गुरु भी सम है। शुक्र की राशि वृषभ कन्या से 9वीं और तुला दूसरी है। इस तरह दोनों मित्र हैं। फलतः बुध के लिए शुक्र मित्र ग्रह है। शनि की राशि मकर 5वीं मित्र राशि हुई और कुंभ 6ठी होने के कारण शत्रु है। इस तरह शनि भी सम है। इस प्रकार बुध के लिए मित्र ग्रह सूर्य और शुक्र हैं, सम ग्रह मंगल, गुरु और शनि हैं, और शत्रु ग्रह चंद्रमा है। यहां ध्यान रखें कि चंद्रमा के लिए बुध मित्र ग्रह है, परंतु बुध के लिए चंद्रमा शत्रु ग्रह है। सामान्य रूप से आपने सुना होगा कि चंद्रमा और बुध में पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए चंद्रमा अपने पुत्र बुध को मित्र मानता है, परंतु पुत्र बुध अपने पिता चंद्रमा को शत्रु। वस्तुतः यह कारण नहीं है। कारण यह है कि चंद्रमा के लिए बुध की दोनों राशियां मित्र राशियां हैं और बुध के लिए चंद्रमा की राशि कर्क शत्रु राशि है। इसलिए चंद्रमा के लिए बुध मित्र ग्रह है और बुध के लिए चंद्रमा शत्रु ग्रह है। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि ग्रह के अपने संबंध होते हैं, ना कि ग्रह के आपस में संबंध।
चंद्रमा के लिए बुध का संबंध मित्रता का है, परंतु बुध के लिए चंद्रमा से संबंध शत्रुता का है। एक की मित्रता होने के कारण यह नहीं मान लें कि दूसरे के लिए भी वह मित्र है। अब आते हैं गुरु के संबंधों पर। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु। सूर्य की राशि सिंह गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु से 9वीं होने के कारण मित्र है, इसलिए सूर्य मित्र है। चंद्रमा की राशि कर्क 8वीं है, इसलिए चंद्रमा भी मित्र है। मंगल की राशियां क्रमशः 5वीं और 12वीं हैं, इसलिए मंगल मित्र ग्रह है। बुध की राशियां 7वीं और 10वीं हैं, इसलिए बुध शत्रु ग्रह है। शुक्र की राशियां धनु से 6ठी और 11वीं हैं, इसलिए शुक्र शत्रु है। और शनि की राशियां 2री और 3री हैं, यानी एक मित्र है और एक शत्रु है, इसलिए गुरु के लिए शनि सम है। इस प्रकार गुरु के लिए मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सम ग्रह है शनि और शत्रु ग्रह हैं बुध और शुक्र। गुरु के बाद है शुक्र। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, उससे सूर्य की राशि सिंह 11वीं है और चंद्रमा की राशि कर्क 10वीं है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शुक्र के शत्रु हैं। मंगल की राशियों की बात करें तो वृश्चिक 2री और मेष 7वीं है, यानी एक मित्र और एक शत्रु। इस तरह मंगल समग्रह है। बुध की राशियां 9वीं और 12वीं हैं, यानी दोनों मित्र हैं। इस तरह बुध भी शुक्र का मित्र है। गुरु की राशियां 3री और 6ठी होने से शत्रु हैं, परंतु गुरु की राशि मीन में शुक्र उच्च का होता है, इसलिए मीन राशि मित्र है और धनु राशि शत्रु है। इस प्रकार गुरु के साथ शुक्र का संबंध समता का संबंध है। शनि की राशियां तुला से 4थी और 5वीं होने के कारण दोनों मित्र हैं, इसलिए शनि शुक्र का मित्र ग्रह है। इस प्रकार शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र ग्रह, मंगल और गुरु समग्रह, सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह होते हैं। यहां भी देखिए गुरु के लिए शुक्र शत्रु है, जबकि शुक्र के लिए गुरु समग्रह है। यहां बृहस्पति और शुक्राचार्य का संबंध नहीं है, वरन राशि आधारित संबंध है। अब आते हैं शनि के संबंधों पर। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ से सूर्य और चंद्रमा की राशियां 7वीं और 6ठी हैं। इस तरह दोनों ही शनि के शत्रु हैं। मंगल की राशियां कुंभ से 3री और 10वीं हैं। इस तरह मंगल भी शत्रु ग्रह हुआ। बुध की राशियां 5वीं और 8वीं हैं, यानी दोनों ही मित्र हैं। इस प्रकार शनि के लिए बुध मित्र ग्रह है। गुरु की राशियां 2री और 11वीं हैं, यानी एक मित्र है और दूसरी शत्रु है। इस तरह गुरु सम है। शुक्र की राशियां 4थी और 9वीं होने के कारण मित्र राशियां हैं। इस तरह शनि के लिए शुक्र भी मित्र है। सार रूप में कहें तो शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र, गुरु सम और सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल शत्रु ग्रह हैं। यहां भी सूर्य एवं शनि के मध्य पिता पुत्र का संबंध कहकर एक दूसरे की शत्रुता बताई जाती है, परंतु वह वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण ग्रहों की राशियों से शत्रुता है। जहां तक राहु केतु के अन्य ग्रहों से संबंधों का प्रश्न है, तो इस संबंध में कुजवत केतु और शनिवत राहु के सिद्धांत का प्रचलन है। इसके साथ ही पौराणिक मान्यता से राहु और केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा भी राहु केतु को शत्रु मानते हैं। इस तरह राहु के लिए बुध, शुक्र और शनि मित्र ग्रह, गुरु समग्रह, सूर्य, चंद्रमा और मंगल शत्रु ग्रह हैं। केतु के लिए मंगल और गुरु मित्र ग्रह, बुध समग्रह, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि शत्रु ग्रह हैं। ग्रहों की यह नैसर्गिक मित्रता फलित में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे याद रखने की जरूरत है। यहां जो मूल त्रिकोण राशि से मित्रता शत्रुता बताई है,
उस सिद्धांत के आधार पर इन्हें याद करना आसान होगा। अभी तक हम ग्रह और राशि के संबंध और ग्रहों के आपस के संबंधों की बात कर चुके हैं। अब आते हैं भाव, राशि और ग्रहों के संबंधों पर। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है वह राशि जन्म लग्न कहलाती है। उस राशि को प्रथम भाव में लिखकर उससे अगली अगली राशियां उससे अगले अगले भावों में क्रम से लिखी जाती हैं। इस तरह 12 भावों में 12 राशियां होती हैं, यानी हर भाव की एक राशि विशेष नियत हो जाती है। उस राशि का स्वामी उस भाव का स्वामी कहलाता है। भाव का स्वामी होने के कारण वह भावेश कहलाता है और जिस भाव का वह स्वामी होता है उस भाव का वह भावेश माना जाता है। विवेकानंद जी की इस जन्म पत्रिका में लग्न धनु राशि का है, इसलिए प्रथम भाव में धनु राशि और आगे के भावों में अन्य राशियां क्रम से लिखी हुई हैं। प्रथम भाव या लग्न में धनु राशि होने से उस भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ। इस तरह बृहस्पति लग्नेश हुआ। लग्नेश यानी लग्न का स्वामी। दूसरे भाव में मकर राशि है। मकर का स्वामी शनि द्वितीयेश हुआ, यानी द्वितीय भाव का स्वामी शनि है। तृतीय भाव में कुंभ राशि है, इसलिए तृतीयेश भी शनि हुआ। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की मीन राशि है, इसलिए बृहस्पति चतुर्थेश हुआ। ऐसे ही सभी भावों के स्वामी माने जाते हैं। स्वामी का आशय यह है कि उस भाव का स्वामित्व उस ग्रह विशेष के पास है। अब इस जन्म पत्रिका को देखिए। यह भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका है। इसमें कर्क लग्न है। इस तरह चंद्रमा लग्नेश हुआ। लग्नेश कहां बैठा है? लग्नेश प्रथम भाव में कर्क राशि में ही स्थित है। कर्क राशि में और कौन सा ग्रह है? कर्क राशि में गुरु भी स्थित है। गुरु किस भाव का स्वामी है? गुरु छठे भाव और नौवें भाव का स्वामी है, यानी गुरु षष्ठेश और नवमेश है। गुरु का कर्क राशि से क्या संबंध है? गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, इसलिए उसका मित्रता का संबंध है। गुरु के लिए चंद्रमा भी मित्र ग्रह है। चंद्रमा के लिए गुरु कैसा ग्रह है? चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ से धनु राशि 8वीं और मीन राशि 11वीं है, इसलिए चंद्रमा का गुरु से समता का संबंध है। चौथे भाव में तुला राशि में शनि स्थित है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यह भी विशेष बात है क्योंकि उच्च का ग्रह अपने संपूर्ण शुभ फलों को देता है। चतुर्थेश कौन सा ग्रह हुआ? चतुर्थेश हुआ शुक्र, क्योंकि उसकी राशि तुला चतुर्थ भाव में है। और शुक्र कहां है? शुक्र नवम भाव में, मीन राशि में। मीन से शुक्र का क्या संबंध है? मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। इस तरह भगवान श्री राम की कुंडली में तीसरा ग्रह शुक्र भी उच्च का है। अब आए दसम भाव पर। दसम भाव में कौन सी राशि और कौन सा ग्रह है? दसम भाव में मेष राशि और सूर्य ग्रह है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। इस तरह चौथा ग्रह उच्च का है। मेष का स्वामी मंगल है। इस तरह दशमेश मंगल हुआ। दशमेश मंगल कहां है? मंगल सप्तम भाव में मकर राशि में है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। इस तरह मंगल भी उच्च का है, यानी 5 ग्रह उच्च के हैं। चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न में है और स्वयं राशि का है। ज्योतिष में जन्म पत्रिका के सभी भावों को एक समान नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है कि पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव या 8वां भाव समान हो। ना ही ये एक समान शुभ या अशुभ होते हैं। भावों का पहला वर्गीकरण केंद्र पण पर आपोक्लिम में किया जाता है। चित्र में देखिए, पहला भाव केंद्र, दूसरा भाव पण पर और तीसरा भाव आपोक्लिम में होता है। उसके बाद चौथा भाव केंद्र,
पांचवा भाव पणफर और छठा भाव आपोक्लिम होता है। उससे अगला सातवां भाव केंद्र, आठवां भाव पणपर और नौवां आपोक्लिम होता है। उससे अगला 10वां भाव केंद्र, 11वां पणफर और 12वां आपोक्लिम होता है। इस तरह 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र भाव कहलाते हैं और इन भावों के स्वामी केंद्रेश होते हैं। केंद्र में गया हुआ ग्रह शुभ माना जाता है। जिस जनपत्रिका में चारों केंद्र भावों यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में ग्रह हो तो वह जनपत्रिका अधिक बली और शुभ फलदायक होती है। यदि इन भावों में ग्रह स्व या उच्च राशिस्थ हो तो वह जनपत्रिका अत्यधिक शुभ होती है। भगवान राम की जनपत्रिका में चारों केंद्र भावों में उच्च राशिस्थ ग्रह हैं। जनपत्रिका में पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, यानी पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव हैं और इन भावों के स्वामी त्रिकोणेश कहलाते हैं। ज्योतिष में त्रिषणाय भाव भी उल्लेखनीय है। त्रि का अर्थ है तीसरा, षड का अर्थ है छठा और आय का अर्थ है 11वां। इस तरह त्रिषणाय में 3 भाव हैं, तीसरा, छठा और 11वां। यदि इसमें 10वां भाव भी जोड़ दिया जाए तो वे उपचय भाव कहलाते हैं। इस प्रकार उपचय भावों में 3, 6, 10 और 11वें भाव हैं। इस प्रकार तीसरा भाव त्रिषणाय भी है और उपचय भी और आपोक्लिम भी। त्रिषणाय भावों के स्वामी त्रिषणायेश कहलाते हैं। इस प्रकार तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश सामूहिक रूप से एक त्रिषणायेश है। भावों की एक संज्ञा है त्रिक भाव। 6, 8 और 12वें भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। 6, 8 और 12वां भाव त्रिक भाव है और उसके स्वामी त्रिकेश कहलाते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं और इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। अब इस जनपत्रिका को देखें। सिंह लग्न की इस जनपत्रिका में केंद्र भावों में सिंह, वृश्चिक, कुंभ और वृषभ राशियां हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, कुंभ राशि का स्वामी शनि और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र केंद्रेश हुए। अब त्रिकोण भावों में राशियों को देखते हैं। त्रिकोण भाव पंचम में धनु राशि और नवम में मेष राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु और मेष राशि का स्वामी मंगल त्रिकोणेश होंगे। तृतीय भाव में तुला, षष्ठ भाव में मकर और एकादश भाव में मिथुन राशि है। इस तरह तुला का स्वामी शुक्र, मकर का स्वामी शनि और मिथुन का स्वामी बुध त्रिषणायेश होंगे। षष्ठ भाव में शनि की राशि मकर, अष्टम भाव में गुरु की राशि मीन और द्वादश भाव में चंद्रमा की राशि कर्क है। इस प्रकार सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा, गुरु और शनि त्रिकेश हैं। जहां तक मार्केश का संबंध है तो बुध और शनि मार्केश हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बुध की राशि कन्या और सप्तम भाव में शनि की राशि कुंभ स्थित है। जहां तक भावों की शुभाशुभता का प्रश्न है तो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव शुभ माने गए हैं। त्रिक भाव अशुभ होते हैं। हालांकि इसमें षष्ठ भाव उपचय होने के कारण कुछ मामलों में अनुकूल माना जाता है। स्थूल रूप से कहें तो त्रिक भावों को छोड़कर अन्य भाव अशुभ नहीं माने जाते। त्रिक भाव सदैव अशुभ माने जाते हैं। अब आते हैं ग्रहों की शुभाशुभता पर। ग्रह 2 प्रकार से शुभाशुभ माने जाते हैं। एक है नैसर्गिक शुभाशुभ ग्रह और दूसरे हैं भावेश के आधार पर उनकी शुभाशुभता। जहां तक नैसर्गिक शुभाशुभता का प्रश्न है तो 2 प्रकार के ग्रह हैं, शुभ या सौम्य ग्रह और पाप या क्रूर ग्रह। गुरु और शुक्र सदैव शुभ ग्रह होते हैं। दूसरी ओर सूर्य, मंगल, शनि और राहु एवं केतु सदैव पाप ग्रह होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान सूर्य को केवल क्रूर ग्रह मानते हैं, पाप ग्रह नहीं। अब रह गए चंद्रमा और बुध। सामान्य रूप से चंद्रमा और बुध को सौम्य ग्रह माना जाता है।
परंतु चंद्रमा यदि कलाओं में बली ना हो तो पाप ग्रह, अन्यथा शुभ ग्रह होता है। बुध को भी सामान्यतः शुभ माना जाता है, परंतु तकनीकी रूप से वह पाप ग्रह के साथ स्थित हो तो उसे पाप ग्रह ही मानते हैं। इस प्रकार गुरु और शुक्र शुभ ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु पाप ग्रह होते हैं। चंद्रमा और बुध सशर्त शुभ या पाप ग्रह होते हैं। अब आते हैं भावेशों की शुभाशुभता पर। भावेशों में त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं। इसी तरह त्रिषणाएश और त्रिकेश सदैव अशुभ होते हैं। जहां तक केंद्रेश का संबंध है तो वह सशर्त यानी शर्त सहित शुभ या पाप भावेश होते हैं। यदि वे त्रिकोणेश के साथ संबंध बनाते हैं तो शुभ होते हैं, और यदि त्रिषणाएश के साथ संबंध बनाते हैं तो पाप भावेश हो जाते हैं। द्वितीयेश सामान्यतः शुभाशुभहीन होता है। लग्नेश को भी सदैव शुभ माना जाता है। एकादशेश यद्यपि त्रिषणाएश है, परंतु आधुनिक ज्योतिष में उसे पाप भावेश के रूप में नहीं माना जाता। अब यहां केंद्राधिपत्य दोष को भी संक्षेप में चर्चा कर लें। यह दोष सौम्य ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र के संबंध में है, जिसमें वे केंद्रेश होकर अपनी नैसर्गिक शुभता को समाप्त कर देते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि वे अशुभ फलप्रद हो जाते हैं, वरन इसका आशय केवल यही है कि वे लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध बनाते हैं तो शुभ होते हैं, और त्रिषणाएश से संबंध बनाते हैं तो अशुभ भावेश होते हैं। उनकी शुभाशुभता इस बात पर निर्भर है कि वे त्रिकोणेश या त्रिषणाएश में से किससे संबंध बना रहे हैं। यहां संबंध का विशेष अर्थ है, जिस पर कल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास को विराम देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में टेस्ट पेपर का लिंक दिया गया है, पिछली क्लास का भी लिंक है। जिन्होंने पिछली क्लास का टेस्ट पेपर नहीं दिया है वे दोनों ही टेस्ट पेपर दे सकते हैं। इस प्रकार 10 दिन टेस्ट पेपर रहेगा, जिसमें उस दिन पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के आधार पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इनके स्कोर के आधार पर आपको ई सर्टिफिकेट और भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिछली क्लास के वीडियो का भी लिंक शेयर कर दिया गया है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया गया है। यदि इस क्लास से संबंधित कोई शंका है तो उस पर व्हाट्सएप का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तैयार हो जाएं टेस्ट पेपर देने के लिए। धन्यवाद।